नमस्कार, मैं हूँ विशाल झा और आप द इंट्रिंसिक पे देख रहे हैं अपना प्राइम टाइम। ये हमारा पहला एपिसोड है। इस शो के माध्यम से उन ज़रूरी चीज़ों को दिखाना चाहूँगा जो आप अक्सर मिस कर जाते हैं। ट्रेंड या मसाले के कारण आप उन खबरों को पीछे छोड़ देते हैं। ये दावा भी नहीं करूँगा कि सारी खबरों को दिखाऊं, क्योंकि सारी खबरों को तो करोड़ों के मुनाफा कमाने वाले न्यूज़ नेटवर्क्स भी नहीं दिखाते हैं। ये बातें बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि क्या पता भविष्य में जब इस शो को लोग खोजे तो शुरुआत कैसे हुई थी ये पता लगाया जा सके। कोरोना इंडिया के लिए तो B1.617 नाम का एक डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, लेकिन किस तरीके से इस वायरस ने सिस्टम की असलियत दिखा दी, शायद वो कोई क्रांतिकारी भी जंतर मंतर पे धरना देकर नहीं बता पाता। सबसे ज़रूरी है कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटा, हॉस्पिटल से डॉक्टर की लापरवाही का वीडियो फेसबुक पे आता रहा। लोग मदद के लिए ट्वीट भी करते रहे, पर मिली सिर्फ संवेदनाएं। गाजियाबाद के सीकरी कला गांव हो या मोदी नगर बिहार का बक्सर हो या गंगा में तैरती लाशें हो या फिर गाजीपुर में लाशों का ढेर लग जाना, और कितने सबूत चाहिए आपको अपने नेताजी के सिस्टम के लिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के गांवों में कोरोना के बुरे हाल है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि आईसीयू बेड बढ़ाने में 3-4 महीने का समय लग जाएगा। दूसरी लहर में मार्च से अब तक 1,22,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं। 73 दिनों के अंदर 97,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती थी, पहले तो लगता था कान खड़े हो जाते थे, लेकिन अब सुनाई देती है तो ये आम लगता है। मुझे याद है 2 हफ्ते पहले जब दिल्ली में हालत बहुत खराब थे, वेंटिलेटर बेड के लिए मैसेज या कॉल सबसे ज़्यादा मिलती थी। ऐसे में आप समझिए कि वेंटिलेटर बेड की कीमत क्या है। वेंटिलेटर के अभाव में उस वक्त कई जानें चली गई, लेकिन मैं बेबस था। कितना ज़रूरी होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं। फिरोजाबाद में 114 वेंटिलेटर भेजे गए थे, जिसमें से 75 1 साल के ऐसे ही पड़े रहे। कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी का भी यही हाल है। ज़्यादातर वेंटिलेटर इसलिए भी धूल फाक रहे हैं क्योंकि उनको चलाने वाला कोई ऑपरेटर ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि देश की क्या स्थिति है। खैर, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो चीज़ सबसे कमज़ोर हुई, यानी कि हमारा विपक्ष एक बार फिर से हिम्मत के साथ उठ चला है। 12 विपक्षी दलों ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, जिसमें वैक्सीनेशन बढ़ाने की मांग की, सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को रोक के पैसा हेल्थ फैसिलिटी पे लगाने की भी बात की, और बेरोजगारों को 6-6 हज़ार रुपये महीने की आर्थिक मदद की भी मांग करी गई है विपक्ष के द्वारा। जम्मू कश्मीर में भी हालात ठीक नहीं है। श्रीनगर के सारे बड़े कोविड सेंटर भरे हुए हैं। हालात ये है कि गंभीर मरीजों को भी ऑक्सीजन बेड के लिए दौड़ भाग करनी पड़ रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी ऑक्सीजन पर्याप्त है, क्योंकि ज़्यादातर अस्पतालों के पास अपना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कोरोना महामारी में जो चीज़ जान बचाती है, यानी कि टीकाकरण, अब वो भी नहीं मिल पाएगा। दिल्ली की बात करूं तो 18 से 44 उम्र की जनता को कोवैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि स्टॉक ही खत्म हो चुका है। दिल्ली के डिप्टी सीएम के मुताबिक उन्होंने भारत बायोटेक को वैक्सीन के लिए 7 मई को चिट्ठी लिखी, लेकिन कंपनी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों पे ही वैक्सीन दी जाती है। ऐसे में आपको वैक्सीन नहीं दे सकते, यानी कि दिल्ली में 17 जगहों पे 100 से ज़्यादा कोवैक्सीन लगाने वाले जो केंद्र बने थे, अब वो बंद रहेंगे, उन पे ताले लगे रहेंगे। दिल्ली में जब से टीकाकरण शुरू हुआ था, तब कोविशील्ड की 4 लाख डोज और कोवैक्सीन की 1.5 लाख डोज की दिल्ली में आई थी, इसलिए कोवैक्सीन के स्लॉट में भी दिक्कत देखने को मिल रही थी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वो युवा है जिसको कोवैक्सीन लग चुकी है, तो आप काफ़ी भाग्यशाली है।
ये मैं आपको बता देता हूँ अधिक जानकारी के लिए। वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए राज्य में ग्लोबल टेंडर की होड़ मच गई है, जिनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा शामिल है। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के जरिए जब विदेश में वैक्सीन बांटी जा रही थी, तो केंद्र सरकार ने अपने राज्यों में वैक्सीन मैत्री का प्रोग्राम लागू क्यों नहीं किया और क्यों राज्यों को वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के लिए कहा गया। अब सोचिए राज्यों में कितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जरा सोचिए कि जो बड़े राज्य हैं, मालामाल राज्य हैं, उनके मुकाबले छोटे राज्य अपनी जरूरत कैसे पूरा करेंगे। भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो किरकिरी होगी सो अलग। कोविड महामारी की दूसरी लहर में जब सरकारें फेल रही, तो जनता खुद ही एक दूसरे के सहारा बनी। अपने अपने स्तर पर लोग मदद करने के लिए आगे आते रहे। इसी बीच ठग करने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने लगे। ऐसे कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं के लिए नंबर दिए गए। इन पर बात करने पे एडवांस पेमेंट की डिमांड रखी गई और पेमेंट मिलने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया। दिल्ली में ऐसे कितने लोगों के साथ ठगी हुई। जब जांच हुई तो पता चला कि ठग दूसरे राज्य की है, लेकिन अब अच्छे ऑक्सीजन हो या कंसंट्रेटर दवाई हो, कोई भी जरूरी दवाई हो या कंसंट्रेटर हो, ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए हाई कोर्ट सख्त हो गया है और हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत औषधियों के लिए जाना जाता है, वो औषधियां जो गंभीर से गंभीर रोग ठीक कर देती है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। आपको किसी आश्रम या गुरुकुल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि व्हाट्सएप पर ही इलाज मिल जाएगा और यही इलाज खतरनाक भी है। जैसे कि नींबू की 2 बूंद में कोरोना 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। कोरोना के लिए 5G नेटवर्क पे दोष दिया गया कि दूसरी लहर 5G नेटवर्क के कारण आई है। और इसी के साथ गाय का गोबर और देसी घी जलाने से ऑक्सीजन बनना और गोबर और गोमूत्र से कोरोना का ठीक करना, यही वो चीजें हैं जो आपके लिए जानलेवा है, आपको बचना है। बहरहाल मैं एक बात अक्सर कहता आया हूँ अपने साथियों से कि हमारे हाथ में दूसरों की जान बचाना ना भी हो, लेकिन अपनी तो बचा ही सकते हैं। कोरोना को गंभीरता से लीजिए, मास्क लगाइए और सिर्फ साइंटिफिक प्रूवन चीजों से ही इलाज करवाइए और इलाज करिए। कल फिर एक नए मुद्दे पर प्राइम टाइम पे बात होगी और इस खबर के लिए और हर खबरों के लिए बने रहिए इंट्रेंसिंग पे। नमस्कार।